हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक खास टॉपिक जिसका नाम है स्यूडो फोर्स। इसका क्या नाम है? स्यूडो फोर्स। नाम से ऐसा लग रहा है कि नया तरह का फोर्स आ गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेक्चर नंबर हमारा है लेक्चर नंबर 6 ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये जो स्यूडो फोर्स है, कई बार इसको बहुत गलत तरीके से ट्रीट कर लिया जाता है। इसे ऐसा समझा जाता है जैसे कि एक नया फोर्स आ गया, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उस तरीके से एक नया फोर्स आ गया। लेकिन ये स्यूडो फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है। ये बस हम अपने सहूलियत के लिए, हम अपने आसानी के लिए ऐसे नए तरह से इस चीज को, एक फोर्स को यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। अब ये स्यूडो का क्या मतलब होता है? स्यूडो मतलब समथिंग विच इज अनरियल, मतलब जो एक्चुअल में नहीं है। स्यूडो मतलब एक्चुअल में नहीं है, नॉट रियल। नॉट रियल, कोई भी चीज जो रियल नहीं है उसको हम स्यूडो बोलते हैं, फॉल्स। या फिर जैसे स्यूडो बिलीव, कोई आपकी विश्वास नहीं है कोई चीज पे, लेकिन आप फिर भी उस पे बिलीव कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं स्यूडो बिलीव। तो उस तरीके से है क्या? स्यूडो फोर्स। मतलब यहाँ पे ये फोर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट तो करता नहीं है, लेकिन हम किसी एक तरीके से हम इस फोर्स को अप्लाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। तो आज हम वही सीखेंगे कि इसको अप्लाई किस तरीके से करते हैं। अब ये बात नहीं है कि स्यूडो का मतलब स्यूडो फोर्स बोल दिया तो ये फोर्स है ही नहीं, बिलीव नहीं कर सकते हैं इस फोर्स को, और ये जो हम अप्लाई करेंगे वो गलत होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो भी हम अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल सही होगा। उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगे, और उस कंडीशन को हम अगर फॉलो करेंगे तो फिर वो स्यूडो फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि कुछ एग्जाम्पल इस तरह से दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये डब्बी है और इसको मैं इस तरह हवा में यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ। ये रहा, हवा में ले गया, ये क्या हुआ? गिर गया। जैसे ही ये गिर गया तो इसमें कोई बोलते हैं कि मतलब ये स्यूडो फोर्स के कारण ये गिर गया। अब ये कोई नया तरह का फोर्स नहीं है जो स्यूडो फोर्स इस पे लग के गिर गया। ये जो इधर से इधर हम लेके आ रहे थे, इस पे एयर ड्रैग लगा पीछे की तरफ जो इसको गिरा दिया। ठीक है। और यहाँ पे हम यूज करते हैं इस फोर्स को, किस तरीके से यूज करते हैं वो सब आज हम सीखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले, स्यूडो फोर्स को शुरू करने से पहले हमें समझना होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें समझना होगा, उसके बाद हम यूज कर सकते हैं स्यूडो फोर्स को। तो हमें सबसे पहले क्या समझना है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम किस फ्रेम से कोई भी चीज को देख रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब किसी मोशन को हम जो एनालाइज कर रहे हैं वो किस फ्रेम से कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। अब इसमें दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं हमारे पास। एक क्या होता है जिसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा होता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही आसान है। देखो, कोई भी चीज अगर हम मोशन, किसी भी मोशन को हम देख रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका अर्थ है, ये रहा जमीन, इस पे यहाँ पे एक कार चल रही है। सपोज ये रहा कार चल रही है, मर्सिडीज है ना, दिख नहीं रहा है बट आप मान सकते हो। ठीक है। और आप यहां पे हो, आप इस जमीन पे खड़े हो, आप इस कार को देख रहे हो। तो आप जैसे ही जमीन पे खड़े हो, इस जमीन को बोला जाता है, ये जो अर्थ है इसको बोला जाता है अब्सोल्यूट रेस्ट। ये जो अर्थ है, अर्थ पे अगर आप खड़े हो और आप बिल्कुल रेस्ट में हो, किसके रेस्पेक्ट में? अर्थ के रेस्पेक्ट में, तो आपको बोला जाएगा कि आप अब्सोल्यूट रेस्ट पे हो। इसको माना जाता है इस अर्थ को कि ये अर्थ जो है वो अब्सोल्यूट रेस्ट पे है। कहां है ये? अब्सोल्यूट रेस्ट पे। ऑल्दो अर्थ भी जो है घूम रही है किसके चारों बगल? ये जो है अर्थ किसके अराउंड घूम रही है? सन के अराउंड। ऑल्दो ये भी मूव कर रही है, बट वी टेक दिस अर्थ एज अब्सोल्यूट रेस्ट। तो हम अगर यहाँ अर्थ पे खड़े होके देखें, ये कार जो है ये सपोज करो चल रही है, तो आप जो देख रहे हो ये है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहां से देख रहे हो? इस पॉइंट से देख रहे हो। इसी को हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां से आप मोशन को एनालाइज कर रहे हो। कौन से मोशन? ये कार का जो मोशन है, इस कार के मोशन को आप क्या कर रहे हो? एनालाइज कर रहे हो। ठीक है। कहां से? अर्थ के फ्रेम से, मतलब अर्थ पे खड़े होके। तो आप जो है यहाँ पे कोई चल नहीं रहा है, इसीलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका क्या है? 0।
जहां से आप इस चीज को एनालाइज कर रहे हो वो जो फ्रेम है वो एक्सेलरेशन 0 है। अगर आपका फ्रेम, जिस फ्रेम से आप एनालाइज कर रहे हो किसी भी मोशन को, अगर वो फ्रेम खुद एक्सेलरेटेड नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल नहीं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या हम बोलते हैं, अगर आपका एक्सेलरेशन क्या हो 0, जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 हो उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब इसको आप और क्या बोल सकते हो, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, ऐसा फ्रेम जो कि नॉन एक्सेलरेटेड है, उसको हम बोल सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम, अब तो ये समझ आ गया तो ये अपने आप समझ आ जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन जो वो नॉन जीरो होगा, ठीक है। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये डिफरेंस होता है आपका इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा है, ये एग्जांपल किसका हो गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। ओके, एक्सेलरेशन 0 मतलब नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर मैं बोलूं कि ये जो कार ए है, ये कार ए सपोज करो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, ठीक है, और यहां एक और कार बना दो, कार बी, ठीक है, मारुति सुजुकी बना दो, ये कार बी हो गया। अब कोई बच्चा इसके ऊपर सपोज करो खड़ा है। अब बताओ ये जो है अगर बी के मोशन को एनालाइज करे तो क्या समझ में आएगा, ये अगर ए जो है, ए बी के मोशन को एनालाइज कर रहा है, तो बी के मोशन को अगर एनालाइज कर रहा है ए, तो ये ए खुद जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है ना। तो ये क्या है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में खुद बैठा हुआ है। यहां पे ये रुका हुआ था एब्सोल्यूट रेस्ट पे, और ये खुद जो है क्या है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो बच्चा है कौन से फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। किस में है ये, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। चलो इसके बाद एक एग्जांपल आपके लिए मैं देता हूं, ये रहा एग्जांपल। आपको बताना है कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल है या फिर नॉन इनर्शियल है। देखो ये मान लो यहां पे एक कार है 40 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, और दूसरी कार यहां है, ये 80 मीटर पर सेकेंड से चल रही है आगे की तरफ। आपको बताना है इस पे जो बच्चा बैठा हुआ है, और इसकी मैं एक्सेलरेशन भी दे रहा हूं, ए जो है आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दोनों पे एक एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, ए कार पे और बी कार पे। अगर आपको बोला जाए कि कार ए जो है इस पे बैठा हुआ बच्चा अगर बी को एनालाइज करे, बी के मोशन को एनालाइज करे, तो ये कौन से फ्रेम में है, इनर्शियल या फिर नॉन इनर्शियल। और बी पे बैठा हुआ बच्चा अगर ए वाले कार का मोशन एनालाइज करे, तो वो आपको बताना है कि ये जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है या फिर नॉन इनर्शियल। फटाफट बताओ, फटाफट सोचो एक बार। ये थ्योरी आपको पता ही है, दिख गया थ्योरी। थ्योरी को ध्यान से समझो और उसके हिसाब से इसका आंसर दो। ये ए जो है देखो ध्यान से, इसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है। ये गति में तो है, स्पीड में है, 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, लेकिन इसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अब एक्सेलरेशन नहीं है मतलब एक्सेलरेशन क्या है इसका, 0। अगर एक्सेलरेशन नहीं है, किसी भी स्पीड पे है, उससे कोई मतलब नहीं है। 800 मीटर पर सेकेंड पे आ जाए उससे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक्सेलरेटेड नहीं है ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या हो गया आपका, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर इस पे जाके देखो 80 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अब क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन है और एक्सेलरेटेड फ्रेम है, इसलिए हम बोल सकते हैं इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बात समझ आ गई। अगर इस पे बैठ के कोई बच्चा कुछ मोशन को एनालाइज करे तो इसको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये बहुत काम आता है आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बहुत काम आता है आपके स्यूडो फोर्स को अप्लाई करने में। आप स्यूडो फोर्स का जो अप्लाई करोगे, ये जो फोर्स है इसको अगर अप्लाई करोगे तो आप कब करोगे वो चीजें इससे डिसाइड होती है, ठीक है। यहां पे हमने देखा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब जब आप ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जब जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो, ध्यान से समझना है इसको, जब जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो तब तब आपको स्यूडो फोर्स को अप्लाई करना है। मतलब स्यूडो फोर्स अप्लाई कब होगा, दिस इज अप्लाइड
ओनली व्हेन यू आर, या फिर जो ऑब्जर्वर है उसको हम बोल सकते हैं ओनली व्हेन ऑब्जर्वर मतलब जो इस दूसरे मोशन को एनालाइज कर रहा है, ऑब्जर्वर इज सिटिंग स्टैंडिंग में कोई फर्क नहीं है मतलब उस पे है बस, सिटिंग ऑन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या बात समझ आ गई यहां तक? अब आपको सबसे पहला बात क्या समझना है कि वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। अगर इनर्शियल है तो स्यूडो फोर्स का कोई काम नहीं है, अगर नॉन इनर्शियल है तो स्यूडो फोर्स अप्लाई करेंगे। क्या इतना बात क्लियर है? अब इसके बाद हम मूव करेंगे कि स्यूडो फोर्स अप्लाई करते कैसे हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे डाउट आएगा अब यही आएगा कि यहाँ तक तो सब समझ आ गया, बहुत क्लियर है, लेकिन अब ये स्यूडो फोर्स होता क्या है, कितना होता है, इसका अमाउंट क्या है, किधर डायरेक्शन किधर होता है, ये सारी चीज अभी हम देखेंगे एक एग्जांपल से, फटाफट आपको समझ आ जाएगा। चलो इधर मैं मिटा देता हूं। स्यूडो फोर्स देखो अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको समझ आ गई कि स्यूडो फोर्स अप्लाई तभी होगा जब आप या फिर ऑब्जर्वर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तभी आप स्यूडो फोर्स अप्लाई कर सकते हो। आपकी मर्जी है कि आप किसी भी क्वेश्चन को स्यूडो फोर्स अप्लाई करके बनाओ या फिर नहीं बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते हैं ये लिफ्ट है आपका, ये रहा लिफ्ट में कई बार आप चढ़े होंगे, ये रहा लिफ्ट, यहाँ पे लगी हुई है आपकी पुली की हेल्प से क्या हो रहा है, ये लिफ्ट ऊपर नीचे आ जा रहा है, ठीक है। और ये लिफ्ट जो है सपोज करो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलेरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अब इसमें एक बैठा हुआ बच्चा है, ये रहा, जिसका कि मास है, ये जो बच्चा है इसका मास दिया हुआ है आपके पास 30 kg, ओके। अब ये मास 30 kg दिया है, ये लिफ्ट के अंदर है, इसका एक्सेलेरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बताना है कि ये जो बच्चा है यहाँ पे नॉर्मल क्या अप्लाई कर रहा है। ये जो बच्चा है ये नीचे किसी भी सतह पे अगर आप रहोगे, खड़े रहोगे, इस जैसे मान लो ये सतह है, सरफेस है, इसके ऊपर आप कोई भी चीज को रखोगे तो सबसे पहला क्या होगा, ये नीचे की ओर पुश करेगा, ये भी ऊपर की ओर पुश करेगा। ये जो नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो ये जो बच्चा है ये इस सतह पे, ये जो लिफ्ट के जो नीचे वाले पोर्शन है, इस पे जो अप्लाई करेगा फोर्स नीचे की तरफ, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स। उसी तरीके से ये जो लिफ्ट का सरफेस है वो भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, वो भी क्या होगा, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो आपको यही नॉर्मल फोर्स यहाँ पे जो लग रहा है एन आपको निकालना है। चलो सोचो इसको थोड़ा सा, मैं तब तक इधर मिटाता हूं। ये पता चल गया आपको, अप्लाइड ओनली व्हेन ऑब्जर्वर इज सिटिंग ऑन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। चलो तो ये जो सवाल है हमारे पास, इस सवाल को हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दोनों ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको समझना है, उसके बाद डिस्टिंग्विश करना है कि ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल से जो हमने सॉल्व किया, मतलब स्यूडो लगा के या फिर विदाउट स्यूडो जो हमने सॉल्व किया, इन दोनों में अंतर क्या है। जब तक आप अंतर नहीं समझेंगे, बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, स्यूडो फोर्स कब लगाए कब नहीं लगाए, बहुत कंफ्यूजन होती है। मैंने आपका कंफ्यूजन दूर किया कि स्यूडो फोर्स तब लगाना है जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, और उससे पहले इनर्शियल और नॉन इनर्शियल कैसे चेक करना है आपको मैंने बता दिया। एक्सेलेरेटेड है मतलब नॉन इनर्शियल है, नॉन एक्सेलेरेटेड है मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। अब यहां देखो ध्यान से, एक बच्चा है जो यहां है ग्राउंड पे, नीचे यहां पे है, और ये अपने हाथ में एक डायरी लेके बैठा हुआ है, ठीक है। और ये यहां पे देख रहा है, इसके ये जो बच्चा है यहां पे अंदर बैठा हुआ, इसकी एफबीडी बना रहा है। क्या बना रहा है ये, एफबीडी, कि ये क्या कर रहा है, इसकी एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है। इसका मास कितना था 30 kg, मान लो ये एम इक्वल कितना है 30 kg। तो नीचे की तरफ जो ये फोर्स लगाएगा कितना लगाएगा, mg कितना हो जाएगा 30 × 10 दैट इज 300 न्यूटन। और ये ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा यहाँ पे, इसी बच्चे के ऊपर जो फोर्स लगेगा नॉर्मल, जो कि ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल, वो कितना होगा हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है, ठीक है। अब यहां से जो बच्चा देख रहा है, ये क्या देख रहा है, ये बच्चा नीचे की तरफ mg फोर्स लगा रहा है और इस सरफेस जो है इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। इस दोनों फोर्स के बावजूद ये बच्चा ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्यों, क्योंकि लिफ्ट जो है वो खुद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब लिफ्ट जो है ऊपर जाएगा, ये
रस्सी जो है ये यहाँ पे लगी हुई, ये ऊपर की तरफ खींच रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, पूरी लिफ्ट भी ऊपर जा रही है और साथ में बच्चा भी ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। यहाँ तक क्लियर है? तो इसके बावजूद, ये होने के बावजूद हमें पता है कि इसकी, इस बच्चे की जो एक्सेलेरेशन है वो ऊपर की तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? अब ये ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन है, इसका मतलब ऊपर की तरफ नेट फोर्स ज्यादा होगा ऑब्वियसली, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, ऊपर की तरफ नेट फोर्स ज्यादा होगा। तो ऊपर की तरफ फोर्स कौन लग रहा है? नॉर्मल। नीचे की तरफ mg, ऑब्वियसली आपका नॉर्मल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू mg। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एफ नेट इक्वल्स टू व्हाट? मास इंटू एक्सेलेरेशन। एफ नेट क्या होगा? ऊपर लगने वाला फोर्स n माइनस नीचे लगने वाला फोर्स mg, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? ma, मास इंटू एक्सेलेरेशन। क्लियर है? यहां तक लगा दो। यहाँ पे n माइनस mg, m कितना है? 30 इंटू जी 300, दैट इज इक्वल टू 30 इंटू ए कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे लिख दो 2, तो कितना हो गया बोलो? n इक्वल्स टू 30 इंटू 2 60 प्लस 300, बन गया आपका 360 न्यूटन। ये हो गया आपका नॉर्मल। क्या बात समझ आ रही है? ये हमने कहां से निकाला? ध्यान से देखो, ये बच्चा कहां पे है? ग्राउंड पे। ये बच्चा कहां है? ग्राउंड पे। और ग्राउंड आपको पता है कि अब्सोल्यूट हम इसको रेस्ट मानते हैं, एक्सेलेरेशन इसका 0 है, और क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन 0 है तो हम इसको बोलेंगे नॉन एक्सेलेरेटेड फ्रेम। और नॉन एक्सेलेरेटेड फ्रेम मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और आपको पता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम स्यूडो फोर्स का यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमने अभी तक कुछ भी स्यूडो फोर्स जैसा कुछ बोला नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने निकाला। यहाँ पे हमने कुछ भी स्यूडो फोर्स का बात नहीं किया। लेकिन अब जो हमें करना है, स्यूडो फोर्स को अप्लाई करके ये कैसे यहाँ पे आता है, इस कंडीशन में भी स्यूडो फोर्स किस तरीके से हम लगा लेते हैं, वो चीज को समझना है। और आपको डिस्टिंग्विश करना है कि इसमें और जो स्यूडो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जब तक आप डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाओगे, स्यूडो फोर्स के केस में हमेशा कंफ्यूजन हमेशा दिमाग में बना हुआ रहेगा। तो आपको डिफरेंस क्रिएट करना है कि इसमें ये जो हमने अप्लाई किया और जो स्यूडो फोर्स अभी अप्लाई करने वाले हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलो यहीं पे मैं बनाता हूं। देखो, अब ये बच्चा यहां पे है। अब मान लो एक और कोई है यहाँ पे बच्चा, ये रहा, ये भी अपने हाथ में, मान लेते हैं कि यही बच्चा अब कहां चला आया, ये रहा यहां आ गया, और अपने हाथ में डायरी ले लिया और फिर इसकी एफबीडी बना रहा है। अब ये कहां पे है? पहले ग्राउंड पे था, अब कहां है? खुद लिफ्ट के अंदर आ गया। अब जब ये खुद लिफ्ट के अंदर आ चुका है तो ये क्या हो रहा है बताओ? ये खुद एक एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, अब जब ये खुद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है तो ये किस फ्रेम में आ गया बोलो? इसका एक्सेलेरेशन हो गया ना, अब ये बच्चे का खुद का एक्सेलेरेशन हो गया कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में। अब क्योंकि ये एक्सेलेरेटेड हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलेरेटेड फ्रेम, और उसको क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बात समझ आ रही है? अब ये बच्चा किस में आ चुका है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो हम क्या अप्लाई करेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो क्या अप्लाई करेंगे? स्यूडो फोर्स। क्या बात क्लियर है? तो सबसे पहले इसको एकदम तसल्ली से पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये रहा बच्चा, इसका मास mg नीचे लगेगा 300 न्यूटन, ऊपर लगेगा आपका नॉर्मल। इन दोनों के बावजूद हम क्या लगाएंगे? स्यूडो फोर्स। अब स्यूडो फोर्स लगता कैसे, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। स्यूडो फोर्स कैसे लगता है? आपका जो स्यूडो होता है, स्यूडो फोर्स, मैं एफ पी बोल देता हूं, फोर्स पी मतलब स्यूडो, एफ पी अगर मैं बोलूं तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं? ये किस पे ऑब्जेक्ट पे करना है? इस छोटे से बच्चे पे करना है। तो इसका मास पकड़ो, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलेरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, जिस पे भी आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इसका एक्सेलेरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर है ना, तो उसको हम क्या करेंगे? नीचे की तरफ लगा देंगे, 2 मल्टीप्लाई करके नीचे की तरफ लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू एम, एम कितना था? 30 kg, तो 30 इंटू 2 कितना हो गया? 60 न्यूटन। क्या बात समझ आ रही है? कितना हो गया ये? 60 न्यूटन। तो ये वाला फोर्स किधर लगेगा? ये क्योंकि ऊपर जा रहा है तो लगेगा किधर? नीचे की तरफ। स्यूडो फोर्स एफ पी कितना है ये? 60 न्यूटन। अब क्योंकि ये बच्चा यहाँ पे जो खड़ा होकर ये बना रहा है, अभी इसको क्या दिख रहा है कि ये मेरे सामने ही है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इस रूम के अंदर वीडियो शूट कर रहा हूँ, अगर मैं आसपास देखूं तो जो हमारे सामने में इधर वॉल है, इधर वॉल है,
ये वॉल तो हमारे साथ में ही है। अगर ये रूम पूरे के पूरे उठ के यहाँ से कश्मीर चले जाए फिर भी क्या होगा, ये वॉल तो मैं देखूंगा ही, ये जो बोर्ड है वो तो मैं देख ही रहा हूं, है ना। तो मुझे क्या ऑब्जर्व होगा, मुझे ऑब्जर्व होगा कि ये वॉल तो मेरे साथ साथ ही है, मतलब कि ये वॉल कहीं पे भी एक्सेलरेट या फिर मूवमेंट कुछ भी नहीं कर रहा है। तो हम क्या लगेगा, ये बच्चे को लगेगा कि ये वाला जो बच्चा है सामने में ये एक्सेलेरेशन नहीं कर रहा है, मतलब एक्सेलेरेशन कितना है, 0। तो इस बच्चे को क्या लग रहा है, इन सब फोर्स के बावजूद इसे लग रहा है कि एक्सेलेरेशन इसका 0 है। क्या बात समझ आ रही है। अगर एक्सेलेरेशन 0 है तो मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे के बराबर हो जाएगा। तो ऊपर कौन लग रहा है, नॉर्मल, नीचे कौन लग रहा है 300 और एफपी, तो क्या होगा बोलो, ऊपर लगने वाला फोर्स दैट इज इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स 300 प्लस एफपी। एफपी कितना है 60, तो दिस इज इक्वल टू 300 प्लस एफपी कितना है 60, ओवरऑल इक्वल टू 360 न्यूटन। क्या बात समझ आ गई। ये क्या हो गया आपका नॉर्मल, समझ आ गया। ये हमने सूडो फोर्स को अप्लाई किया, यहाँ पे सूडो फोर्स को हमने बहुत ध्यान से समझा। सूडो फोर्स कहाँ अप्लाई करते हैं वो भी हमने समझा, सूडो फोर्स को किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो भी हमने समझा। अब ये जो बच्चा है ये किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में था, इसीलिए इसको हम बोले नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसीलिए हमने यूज किया सूडो फोर्स। ठीक है, मास इनटू एक्सेलेरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, मास इनटू एक्सेलेरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, ये आपको लगाना है जब भी आप सूडो फोर्स की चर्चा करोगे। क्या बात समझ आ गई यहां तक। अब इस पे हम कुछ एक दो एग्जांपल और भी करेंगे, अच्छे एग्जांपल। ये आपका सबसे आसान एग्जांपल था ये सूडो फोर्स को समझने के लिए, इसको मिटाएंगे और उसके बाद हम कुछ अच्छे एग्जांपल करेंगे। देखो इसको मैं थोड़ा और डिफरेंट कॉन्सेप्ट से समझाने का ट्राई करूंगा, क्योंकि यहीं पे जो है कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो जाता है। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और डिफरेंट तरीके से समझाने का ट्राई करूंगा। देखो ये जो चीज है, अगर मैं इस बच्चे को यहां ना भेज के, अब तक जो आपने कहीं पे भी देखा होगा या कुछ ट्राई किया होगा, अगर आप 13 में होंगे तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। लेकिन अगर आपको एक सवाल इस तरीके से दे दे कि ये जो बच्चा यहाँ पे ना आके ये कहीं बाहर ही रेफरेंस में है, सपोज करो ये रहा लिफ्ट, ये रहा लिफ्ट, यहाँ पे ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा यहाँ ग्राउंड पे था। मान लेते हैं कि एक और बगल में लिफ्ट चल रही है, ठीक है, ये बगल में लिफ्ट चल रही है। अब ये जो लिफ्ट है ये ऊपर जा रही थी किससे, ये ऊपर जा रही थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब मान लेते हैं कि ये जो लिफ्ट है ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, कितने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसमें बैठा हुआ बच्चा जो है ये इस मोशन को एनालाइज कर रहा है। तो ये बैठा हुआ जो बच्चा है ये भी तो अब एक्सीलरेटेड फ्रेम में है ना, ये भी क्या है एक्सीलरेटेड फ्रेम में है। अब एक्सीलरेटेड फ्रेम में है मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में मतलब यहाँ पे सूडो फोर्स अप्लाई होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इस तरीके से करेंगे और एक दूसरा मानेंगे कि एक और लिफ्ट है, मान लो इसमें जो बच्चा बैठा हुआ है और ये लिफ्ट जो है अब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, एक करेंगे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एक बार ये बच्चा एनालाइज करेगा, एक बार ये बच्चा एनालाइज करेगा, किसको, इसी मोशन को। अब ये सारे के सारे मोशन देखो एक्सेलरेटेड मोशन है, ये भी एक्सेलरेटेड था, ये भी एक्सेलरेटेड है, ये भी एक्सेलरेटेड है, लेकिन ये हमेशा आपको दिखाया जाता है, ये सब दिखाया कभी नहीं जाता है। तो ये अभी हम एनालाइज करेंगे और बहुत बारीकी से सूडो फोर्स का मतलब समझेंगे, कौन सा मास कौन सा एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम सूडो फोर्स लिखते हैं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना है। देखो ये नीचे की तरफ कितना लगा रहा है 300 न्यूटन, ऊपर जो नॉर्मल लगेगा वो कितना लगेगा, नॉर्मल n लगेगा, पता है हमें। अगर इसके हिसाब से देखा जाए, अगर ये बच्चा देख रहा है और इसकी एफबीडी बना रहा है तो क्या क्या लग रहा है, एक 300 नीचे नॉर्मल ऊपर। अब लगाने की बारी है हमारी सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा मास, जिसके ऊपर आप लगा रहे हो वो वाला मास, ध्यान से समझ लो, जिसके ऊपर लगा रहे हैं वो वाला मास, ठीक है। तो कितना हो गया वो 30। तो यहाँ पे हम FP जो लिखेंगे वो क्या होगा, FP for A, ये A के लिए मैं लिख रहा हूं, ये B के लिए बाद में लिखेंगे, ठीक है। FP for A, मास किसका, जिसके ऊपर हम लगा रहे हैं सूडो फोर्स, उसका मास कितना है बोलो 30, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन किसका, खुद का, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है उसका जो एक्सेलरेशन है वो वाला एक्सेलरेशन आपको यहां पे लिखना है। ये एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये रहा 1। क्या बात समझ आ गई यहां तक। तो आपको ये जो चीज लगाना है
ये जो चीज लगाना है हमेशा, स्यूडो फोर्स जो लगाते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, उस एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स को लगाते हैं। मतलब यहां पे अगर मैं बनाऊं FBD तो ये 300 ये न्यूटन और नीचे क्या लगेगा FP कितना लगेगा 30। क्या यहां तक क्लियर है? इन तीनों के बावजूद, इन तीनों फोर्स के बावजूद इस बच्चे को, ये वाला बच्चा कैसा दिख रहा है समझो, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ऊपर चल रहा है, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर चल रहा है। अगर मैं रिलेटिव देखूं कि इसके रेस्पेक्ट में, सॉरी इसके रेस्पेक्ट में ये किस तरीके से चल रहा है, तो आपको क्या दिखेगा, एक ही डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ऊपर चल रहा है, ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर चल रहा है, तो आपको क्या दिखेगा कि ओवरऑल ये जो बच्चा है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ चल रहा है, क्योंकि ये 2 से चल रहा था, ये 1 से चल रहा था, तो एक सेकेंड में क्या करेगा, ये 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज लाएगा, ये एक सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड का चेंज लाएगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, तो ये आपको क्या दिखेगा इस बच्चे को कि ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ चल रहा है। यहां क्या हुआ था, ध्यान से देखो, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर चल रहा था, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर चल रहा था, क्योंकि सेम लिफ्ट के अंदर था। ठीक है, इसीलिए इन दोनों का रिलेटिव जो है माइनस होकर 0 हो गया था, उसको हमने कंसीडर ही नहीं किया। ठीक है, अब यहां पे बहुत ध्यान से समझने की बात है, क्योंकि ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर चल रहा है, तो ये इस बच्चे को ये जो दिखेगा, ये क्या दिखेगा कि ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ चल रहा है अभी भी। तो ये सब FBD बनाने के बावजूद यहां पे हम बना देते हैं, देखो ऊपर चल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब ऊपर का फोर्स ज्यादा, ऊपर का फोर्स कौन है, नॉर्मल, माइनस ये दोनों 300 है ना, माइनस 30, एंड दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका 30, इंटू एक्सेलरेशन कितना है ऊपर की तरफ 1, तो बस सॉल्व कर दो। एन इक्वल टू ये इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, तो 30 प्लस 300 प्लस 30, दिस इज ऑल इक्वल टू 360 न्यूटन। अब समझ आया क्या? इसी चीज को आप इस तरीके से करो, ये वाले क्वेश्चन अगर आप कर दिए तो आप समझ जाओगे कि सूडो फोर्स क्या होता है, किस तरीके से अप्लाई करते हैं। इसको ध्यान से करो, एक बार ये क्वेश्चन आपसे अगर हो गया तो पक्का है कि आपको सूडो फोर्स का एक एक पॉइंट समझ आ चुका है, और उसके बाद आप कहीं पे भी लगाओगे सूडो फोर्स लगाने में फंसोगे नहीं। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। अगर आप ये सीख गए ना तो सूडो फोर्स लगाने में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लगाओ, इसको सॉल्व करो, मैं इधर मिटाता हूं। सिर्फ ये वाला केस कर लेने से आपका सूडो फोर्स कंप्लीट नहीं होता है। चलो ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये खुद 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर चल रहा है। ठीक है, ये जो है आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर चल रहा है। ये देखो इसका अपना जो एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, तो ओवरऑल इसको क्या लगेगा, इस बच्चे को क्या लगेगा, ये बच्चा क्या हो रहा है बताओ, ये 3 से मतलब ये तेज चल रहा है, ये धीरे धीरे चल रहा है, तो ये मतलब ऊपर चला जाएगा जल्दी से, है कि नहीं? तो इसे लगेगा कि ये जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे चल रहा है, उल्टा रिलेटिव, समझ रहे हो, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पे। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वाला ओवरऑल क्या कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसके ऊपर FBD भी बना लेते हैं, ये बॉय है, इसके ऊपर FBD, नीचे mg लगेगा 300 न्यूटन, ऊपर एक नॉर्मल लगेगा। अब लगाने के बारी है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कैसे लगाते हैं बताओ? मास ऑफ दिस बॉडी, जिसके ऊपर सूडो फोर्स लगा रहे हो, मास ऑफ दिस बॉडी कितना है 30, FP यहां पे लिख रहे हैं 30 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन जिस फ्रेम से हम लगा रहे हैं उस फ्रेम का एक्सेलरेशन, उस फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है 3, तो इसको मल्टीप्लाई करो 3। अब इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, हमें कहां लगाना है, नीचे, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा बोलो, नीचे, तो कितना हो जाएगा ये, इसको आप इन सब के बावजूद क्या हो रहा है यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है एज व्हेन वी सी फ्रॉम दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो नीचे की तरफ ज्यादा होना चाहिए, तो 300 और ये वाला दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 300 प्लस 30 इंटू 3 दैट इज 90, दिस माइनस नॉर्मल फोर्स, दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बोलो 30 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 1, बस इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 390 माइनस नॉर्मल इक्वल टू व्हाट 30, 30 को इधर ले आओ, 390 माइनस 30 इक्वल टू नॉर्मल, सो नॉर्मल इक्वल टू हाउ मच 360 न्यूटन। अब आपको अगर समझ आ गया है ये 3 तरीके से क्वेश्चन, तो आप सूडो फोर्स को बहुत गहराई से समझ चुके हो।
कौन से मास लेना है, कौन से एक्सेलरेशन लेना है, हर चीज को आप बहुत डीपली समझ चुके हो अगर आपने यहां तक बहुत ध्यान से देखा है। अब इसके बाद हम करेंगे 2 प्रॉब्लम स्यूडो फोर्स के ऊपर, जो आपको और इसके ऊपर जो है क्रिस्टल क्लियर आपको कर देगा। उसके बाद हम मूव करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो जेई में आए हुए हैं, ठीक है। ओके, तो इसके बाद जो हम सवाल करेंगे वो दोनों तरीके से हम करके दिखाएंगे, स्यूडो फोर्स एंड विदाउट स्यूडो फोर्स, ठीक है। एक हमारे पास वेज है, इस वेज पे ये थीटा एंगल बनाया हुआ है, इस वेज पे एक मास है एम मास, इसको रखा गया है और ये वेज बिल्कुल स्मूथ है। यहाँ पे भी ये देख रहे हो, यहाँ जमीन जो है ये जमीन भी स्मूथ है, ठीक है, और यहाँ पे भी स्मूथ है बिल्कुल, कहीं पे भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। अभी तक हमने फ्रिक्शन पढ़ा ही नहीं है, तो फ्रिक्शन की कोई चर्चा होने की बात भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑल सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, ऑल सरफेसेस आर व्हाट, फ्रिक्शनलेस, यहाँ कोई भी फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जैसे आप इसको ऐसे रखोगे तो क्या होगा, इसका जो नेचर है वो क्या होगा, ये नीचे की तरफ मूव करना चालू करेगा। जैसे ये नीचे की तरफ मूव करेगा, इस पे फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, तो ये क्या होगा, ये जो वेज है आपका ये पीछे की तरफ मूव करना चालू कर देगा, ठीक है। लेकिन हमें इस चीज को बचाना है, और बचा के करना क्या है, इधर से हमें एक फोर्स लगाना है F, और इस F फोर्स के कारण ये जो आपका मास M है ये यहीं पे ही स्टेशनरी रह जाए। आपको ये फोर्स बताना है कि ये कितना फोर्स आप लगाओगे कि ये जो स्मॉल मास M है ये यहाँ पे स्टेशनरी रह जाए। ये इसका मास दिया हुआ है कैपिटल M, ट्राई करो इसको। स्टेशनरी रहने का क्या मतलब है, स्टेशनरी रहने का मतलब है इसका एक्सेलेरेशन ना इधर हो रहा है ना इधर हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा है, बिल्कुल चुपचाप यहीं पे है। लेकिन यहाँ से फोर्स लग रहा है, किसके रेस्पेक्ट में स्टेशनरी रह जाए, इस वेज के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी रह जाए। अर्थ के रेस्पेक्ट में तो ये मूव कर रहा होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो वेज है इसके रेस्पेक्ट में इसके साथ अटैच्ड रह जाए यहाँ पे, ये आपको बोला जा रहा है। आपको निकालना ये F कितना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम पहले ऐसे मानते हैं, इसका सॉल्यूशन करने से पहले ऐसे हम मानते हैं कि ये दोनों एक साथ स्टेशनरी है। मान लेते हैं कि चिपक गया, अगर चिपक गया तो इसका टोटल मास जो है वो कितना होने वाला है बताओ, ये इस तरीके का होगा, ओके। तो ये जो टोटल मास होगा क्या होगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, है ना। और यहां पे फोर्स कितना लग रहा है F। अब क्योंकि सारा का सारा मास हमने चिपका दिया, एक साथ कर दिया, तो इसका एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, ये फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स जो भी आप अप्लाई किए हो अपॉन टोटल मास, यस। अब हमें क्योंकि इसको स्टेशनरी होके चिपका के ही चलाना है, तो जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इसका भी होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन इसका और इसका दोनों का एक साथ क्या होगा, ये होगा F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। ये एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि इस वाले मास पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, जिसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन इतना ही आना चाहिए। अगर इतना एक्सेलरेशन आ गया इसका मतलब ये इसके साथ में है, अगर ये एक्सेलरेशन नहीं आया इसका मतलब इससे ये डिटैच हो गया। क्या बात क्लियर है, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं, इसका FBD बनाते हैं, इस स्मॉल m मास का FBD बनाते हैं। क्या होगा FBD कैसे बनेगा, mg नीचे लग रहा होगा, बोलो यस। इसके ऊपर और कौन सा फोर्स लग रहा है, ऐसा मत समझ लेना, ये बहुत बार गलती होती है कि ये F फोर्स आपने इधर से लगाया और आपने बोला कि यही F फोर्स इधर इसके ऊपर लग रहा है, इधर F फोर्स। कई बार बच्चे ये गलती करते हैं, लेकिन ये गलती नहीं करना है हमें। F फोर्स तो इस पे लग रहा है, इस वेज पे लग रहा है, F फोर्स इस पे नहीं लग रहा है। इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, इसको आपको मिटाना पड़ेगा कि ये जो F फोर्स है ये इस पे नहीं लग रहा है। ध्यान से देखो, ये F फोर्स इस वेज पे लगा है, इसके बाद जो इस पे फोर्स ये ट्रांसफर जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, इस पे नॉर्मल फोर्स ट्रांसफर होगा जो कि इधर लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है नॉर्मल, इसीलिए आपके यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, नॉर्मल फोर्स। क्या बात समझ आ रही है। अब हमें पता है कि इसे स्टेशनरी रखना है, ना ही नीचे लाना है ना ही इधर लाना है, कहीं पे भी नहीं लाना है। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक ना ही ऊपर मूव करेगा, ना नीचे, ना इधर, कहीं पे भी मूव नहीं करने वाला है। तो हमें दोनों डायरेक्शन में, एक x और एक y, दोनों डायरेक्शन में हमें फोर्स निकाल के, जो भी फोर्स लगने वाला है उसको निकाल के क्या करना है, हमें दोनों को, ऊपर वाले को नीचे से इक्वेट, राइट वाले को लेफ्ट से इक्वेट। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना ये बॉडी, ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा है। तो देखो ये नॉर्मल है, अब ये थीटा है, इसका एंगल निकालो, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा बोलो, थीटा। तो ये क्या होने वाला है,
ये देखो ये थीटा हुआ, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। ये तो आप करना आ गया होगा। तो इधर आपका नॉर्मल लग रहा है, तो नॉर्मल का इधर अगर कंपोनेंट करेंगे 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा n का cos ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब n साइन थीटा, तो इधर क्या होगा n साइन थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे 90 माइनस थीटा है तो बताओ यहाँ पे क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ क्या होगा थीटा, तो इधर क्या होगा n cos थीटा। क्या बात समझ आ रही है, n cos थीटा। नॉर्मल का हमने दो कंपोनेंट किया n cos थीटा और n sin थीटा, नीचे लग रहा है आपका mg। इन सब के बावजूद यहाँ पे कोई भी एक्सेलेरेशन आपका नहीं हो रहा है। ध्यान से देखो यहाँ पे कोई भी एक्सेलेरेशन अभी नहीं हो रहा है। हमें यही मान के चलना है कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन हो ही नहीं। अगर आपको एक्सेलेरेशन हो भी तो कौन सा एक्सेलेरेशन हो, f a इक्वल टू f अपॉन कैपिटल m प्लस स्मॉल m। इन दोनों में डिफरेंस समझना है क्या है। अगर आप बोल रहे हो ये एक्सेलेरेशन हो रहा है, इसका मतलब आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हो। कैसे, यहाँ पे आप खड़े हो, सपोज करो यहाँ, और यहां से आप देख रहे हो, तो ये वेज जिस एक्सेलेरेशन से चल रहा है उसी एक्सेलेरेशन से ये भी चल रहा है। इसका मतलब वो इस एक्सेलेरेशन से चल रहा होगा a इक्वल टू f अपॉन कैपिटल m प्लस स्मॉल m, दोनों एक साथ चल रहा होगा, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बाहर से देखने वाला बच्चे को क्या दिखेगा, हाँ ये एक्सेलरेट कर रहा है, किससे, f अपॉन कैपिटल m प्लस स्मॉल m से। क्या बात क्लियर है यहाँ तक। तो अगर बाहर से हम बनाएं इसी चीज का, जो हमने अभी तक जो भी यहाँ पे FBD बनाया है, अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देखूं तो इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलेरेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, राइट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इधर ही फोर्स लगा है, नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स इधर लग रहा है, इधर ही एक्सेलेरेशन होगा, वेज भी इधर ही मूव करेगा, ये भी इधर ही मूव करेगा। कितने एक्सेलेरेशन से, f अपॉन कैपिटल m प्लस स्मॉल m से, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे के बराबर हो जाएगा, इसको हम यहाँ निकालते हैं। चलो इधर मैं मिटा दूं, पहले इधर मैं मिटा दूं। ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, नीचे के बराबर, क्योंकि ऊपर नीचे डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। किधर मूवमेंट हो रहा है, राइट में, तो राइट में जो फोर्स लग रहा है उसको इक्वेट कर देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है बोलो, n cos थीटा एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, mg। राइट में लगने वाला फोर्स क्या है, n sin थीटा एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है इसका, स्मॉल m, इनटू एक्सेलरेशन कितना है, कैपिटल F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। क्या बात क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, बस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दो, तो ये टेन थीटा बन जाएगा, n से n कट जाएगा, बस सारा चीज निकल जाएगा। आपको क्या निकालना था यहाँ पे, इसमें निकालना था आपको ये फोर्स कितना लगेगा, तो आपको ये फोर्स निकालना है, n को एलिमिनेट करना है। तो क्या करोगे, ये रहा, आप इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो 1 डिवाइड बाय 2 कर दो, क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ से ये डिवाइड करोगे, n से n कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा बोलो, टेन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू ये पूरा डिवाइड बाय दिस वन, तो क्या बनेगा m इंटू कैपिटल F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन में क्या mg। तो ये m से m कट गया, बच गया ये सारा चीज। g को इधर ले आओ, तो क्या बना ये g टेन थीटा इक्वल्स टू कैपिटल F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इसको भी इधर ले आओ, तो f बराबर क्या हो गया बोलो, कैपिटल M प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय g टेन थीटा। क्या बात क्लियर है। ये हो गया आपका f। ये फोर्स लगाओगे तो आपका इस दोनों के बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं आने वाला है, ठीक है। अब ये हमने किया ग्राउंड फ्रेम से, इसी को हम कर सकते हैं इसी के अपने फ्रेम से। मान लो एक बच्चा है यहाँ पे बैठ गया नॉन इनर्शियल फ्रेम से, क्योंकि अब एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर आ गया, ये खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये बच्चा भी एक्सेलरेट कर रहा है। अब ये बच्चा एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया है, और वहां लगेगा फिर स्यूडो फोर्स। क्या बात समझ आ रही है। अब इस बच्चे के रेस्पेक्ट में अगर इसको देखा जाए तो इसकी कोई एक्सेलरेशन होगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस एक्सेलरेशन से ये पूरा मूव कर रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये भी मूव करेगा, और उन दोनों का रिलेटिव जो वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो इस बच्चे के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इसकी कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, वो जीरो है। लेकिन इस बच्चे के रेस्पेक्ट से जब हम लगाएंगे यहाँ पे FBD, तो हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि स्यूडो फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स क्या होता है, मास इंटू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ ये जो भी देख रहा है, जो भी रेफरेंस से देख रहा है, ठीक है, और इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है तो हमें स्यूडो फोर्स पीछे लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, यहाँ फटाफट, बहुत सिंपल है। ये मास स्मॉल m, इसमें क्या क्या लग रहा है, नीचे mg, ठीक है, और क्या लग रहा है आपका नॉर्मल इधर था, इसका दो कंपोनेंट क्या, n cos थीटा n sin थीटा। डायरेक्ट में लिख देता हूं n cos थीटा इधर, n sin थीटा इधर, और इसके बाद स्यूडो फोर्स मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट
मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलेरेशन, जो कि ये वाला है, यही एक्सेलेरेशन है, टोटल ओवरऑल एक्सेलेरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मतलब इधर आपका मास कितना स्मॉल m और एक्सेलेरेशन कितना कैपिटल F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? अब आपको क्या करना है, इसको इससे इक्वेट करो, इसको इससे इक्वेट करो। क्यों इक्वेट कर रहे हैं हम? इसको इसीलिए इक्वेट कर रहे हैं क्योंकि अब ये जो बच्चा है, ये जो रेफरेंस, ये जिस रेफरेंस से इसको देख रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी इसी एक्सेलेरेशन से आगे जा रहा है, ये भी इसी एक्सेलेरेशन से आगे जा रहा है, इसको कोई भी मूवमेंट दिख नहीं रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, कर दो बराबर, काम खत्म। ये क्या हो जाएगा, n cos थीटा इक्वल्स टू mg। ये देखो इसी इक्वेशन की तरह बन गया, n cos थीटा इक्वल्स टू mg, पहला इक्वेशन की तरह। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, n sin थीटा इक्वल्स टू दिस वन। तो देखो n sin थीटा इक्वल्स टू दिस वन, m इंटू कैपिटल F, सेम चीज बन गया, कुछ जरूरत ही नहीं है यहाँ पे चेंज करने की, ठीक है। इसको हमने अलग तरीके से लिखा था, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, इस तरीके से लिखा था। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसको इक्वेट किया, तो स्यूडो फोर्स ये वाला था, ये स्यूडो फोर्स था Fp, डायरेक्ट इक्वेट हो गया। तो सेम इक्वेशन बन रहा है, अगर इक्वेशन ही सेम बन रहा है तो आपको आंसर भी सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया आपको। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं स्यूडो फोर्स के ऊपर, ये समझ आ गया आपको, डिटैचमेंट नहीं कराना था यहाँ पे। इस बार मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ, पूरा मिटा के फिर से एकदम फ्रेश से बनाता हूँ नया प्रॉब्लम। ध्यान से समझना है इसको। देखो एक क्वेश्चन हमारे पास, एक ट्रॉली है, इसमें लगा हुआ है बॉब, ये देख रहे हो, ये बॉब लगा हुआ है, इधर चक्का है, ये जमीन पे चल रहा है ए एक्सेलेरेशन से, ओके। ये कार्ट जो है ये ए एक्सेलेरेशन से चल रहा है, पहले ये जो बॉब है यहाँ पे लटक रहा था, अब क्योंकि ये आगे बढ़ा तो यहाँ पे एयर ड्रैग लगा, ड्रैग लगने के कारण ये पीछे चला गया। आपको बताना है कि ये कहाँ जाके स्टेबल हो जाएगा, कहाँ जाके, मतलब आपको ये एंगल बताना है, ये थीटा एंगल कितना होगा, ये थीटा एंगल कितना होगा आपको बताना है। इसका मास सपोज करो m दिया हुआ है, स्मॉल m इसका दिया हुआ है, ए एक्सेलेरेशन से ये मूव कर रहा है, ठीक है। आपको बताना है कि ये कहाँ जाके स्टेबल हो जाएगा, मतलब कहाँ जाके ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, कहाँ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, आपको ये निकालना है। चलो निकालो इसको, ट्राई करो। दोनों तरीके से हम करेंगे, स्यूडो फोर्स और विदाउट स्यूडो, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। कैसे होता है इनर्शियल नॉन इनर्शियल? अगर कोई बच्चा इसके अंदर बैठ जाए तो ये भी एक्सेलेरेटेड फ्रेम में आ गया, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब स्यूडो फोर्स अप्लाई होगा। अगर कोई यहाँ पे जमीन पे बैठ के इसका कैलकुलेशन कर रहा है, जमीन पे बैठ के अगर कैलकुलेशन करे तो देखो क्या दिखेगा, ये बॉल है, इसका मास नीचे लगेगा mg, इधर रस्सी था तो इधर लगेगा टेंशन, ठीक है। अब क्योंकि जमीन पे बैठ के कर रहा है तो इसका एक्सेलेरेशन भी दिख रहा है, कितना, a एक्सेलेरेशन। ये पूरा कार्ट अगर a से आगे मूव कर रहा है तो ये भी a से आगे मूव कर रहा है, तो इसका एक एक्सेलेरेशन दिख रहा है, किधर की तरफ, इधर की तरफ a एक्सेलेरेशन। क्या बात समझ आ रही है? अब इस टेंशन का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर। अब ये एंगल कितना है वो ध्यान से देखना है। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं यहाँ पे mg नीचे किया और इधर टेंशन लगाया तो ये वाला कंपोनेंट आपको देखना है कि इस टेंशन का यहाँ कंपोनेंट कितना आएगा। ये क्योंकि थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो t का इधर क्या बनेगा बोलो, साइन थीटा, और ऊपर क्या बनेगा t का कॉस थीटा। अब क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन ओनली इन राइट डायरेक्शन है तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों तो बराबर हो जाएगा, t cos थीटा ये बराबर हो जाएगा mg से,
और जो टी साइन थीटा है ये किससे बराबर हो जाएगा, इसका मास इंटू एक्सेलेरेशन, जो भी ये दिया हुआ है मास इंटू एक्सेलेरेशन से। अब इसको इक्वेट कर इक्वेट नहीं डिवाइड कर दो, तो टी से टी कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, इक्वल्स टू इससे इसको डिवाइड कर दो एम ए अपॉन एम जी, एम से एम कट गया तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया ए अपॉन जी, तो थीटा क्या हो गया बोलो टेन इनवर्स ए अपॉन जी। वेरी सिंपल। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है? इसी चीज को अगर मैं स्यूडो फोर्स से करना चाहूँ तो क्या होगा? अब बताओ, ये बच्चा यहाँ पे आ गया, ये बच्चा यहाँ आ गया, अब यहाँ से समझ रहा है, यहाँ से अगर देख रहा है तो क्या हुआ, ए एक्सेलेरेशन से कार्ट मूव कर रहा है, खुद भी ए से मूव कर रहा है, दोनों के बीच में रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन जीरो, मतलब अब ये आ चुका है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अब इसको अगर ये एनालाइज करना है तो इसको क्या दिखेगा, ये एक्सेलेरेट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर यहाँ मैं एम मास का यहाँ बनाऊं तो एम जी नीचे, टी इधर, और इधर जो एंगल बनेगा ये थीटा था 90 माइनस थीटा, तो इधर क्या बनेगा टी साइन थीटा, और ऊपर क्या बनेगा टी कॉस थीटा। इन सब के बावजूद एक फोर्स और लगेगा जिसको हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा बताओ? क्योंकि ये जो बच्चा है इसका मास मल्टीप्लाई करेंगे, एफ पी यहाँ पे लगेगा, एफ पी मास ऑफ दिस बॉल मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉय, जहां से हम कर रहे हैं रेफरेंस ले रहे हैं, इसका क्या है ए है, और किधर, क्योंकि ये बच्चा आगे मूव कर रहा है तो हम लगाएंगे पीछे की तरफ स्यूडो फोर्स, एफ पी विल बी बैकवर्ड डायरेक्शन एंड दैट विल बी एम ए। क्या बात क्लियर है? अब इस बच्चे को क्या दिख रहा है, ये रेस्ट पे है, कुछ कर ही नहीं रहा है, तो ऊपर लगने वाला नीचे के बराबर, सो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, एंड राइट वाला लगने के बराबर टी साइन थीटा इक्वल टू व्हाट एम ए। सेम इक्वेशन सो सेम आंसर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद हम मूव करने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम करेंगे जो कि जेई के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन है, इसको फटाफट से देखो। एक सवाल मैं दे रहा हूं, देखो इस तरीके से एक सिलेंडर है, सिलेंडर समझ रहे हो, ये जिस तरह से ये बोतल है सपोज इस तरीके से बोतल है, इस तरीके का ही ये सिलेंडर है जो कि आपको सामने से व्यू दिखाया जा रहा है, मतलब फ्रंट व्यू दिखाया जा रहा है इस सिलेंडर का, ठीक है। अब इस सिलेंडर के ऊपर यहाँ पे एक रस्सी लगी हुई है, यहाँ पे एक रस्सी लगी हुई है, और ये रस्सी के सहायता से यहाँ पे लटक रहा है एक मास। क्या बात समझ आ रहा है? यहाँ पे एक मास लटका हुआ है, और इसको, ये जो सिलेंडर है इसको बीच से ऊपर की तरफ यहाँ पे टांगा हुआ है ना। आपको बताना है इसका मास m दिया हुआ है, ठीक है, और इसका भी शायद मास दिया हुआ है m, और इसका रेडियस r दिया हुआ है। ओके, एक सेकंड में क्वेश्चन पढ़ लेता हूं अच्छे से। अ मास m इज सपोर्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है आपका ये मासलेस है, मासलेस स्ट्रिंग है, और ये सपोर्ट कर रहा है किसको, स्मॉल मास m को सपोर्ट कर रहा है ना, अराउंड अ यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है आपका ये होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर, ठीक है। और होलो सिलेंडर का मास दिया हुआ है m, रेडियस r। इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द सिलेंडर विद व्हाट एक्सेलरेशन विल द मास फॉल और रिलीज। ये जो मास है इसको आपको बताना है ये किस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव करेगा, एक्सेलरेशन क्या है इसका। अगर मैं यहाँ पे स्लिप नहीं कर रहा है, बस स्लिप मतलब ये इसके ऊपर फ्रिक्शन की वजह से बस अटैच्ड है, ये स्लिप नहीं कर रहा है, स्लिप करेगा मतलब ये डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा। स्लिप का मतलब समझ रहे हो? स्लिप का मतलब है कि यहाँ पे कोई ग्रिप नहीं बन रहा है, ये जो सिलेंडर है इसके ऊपर कोई ग्रिपिंग नहीं हो रही है ना। अगर स्लिप कर रहा है और उस केस में क्या होगा, वो डायरेक्ट ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये जो मास m है नीचे की तरफ g एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है g, उसी से ये नीचे आ जाएगा और आपका एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाएगा। लेकिन अभी स्लिप नहीं हो रहा है, स्लिप नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन भी होगा जो उसको रोक के रखा होगा। तो आपको फ्रिक्शन सबको इग्नोर करते हुए किस तरीके से सिर्फ एनएलएम को लेते हुए कैसे आपको सॉल्व करना है वो चीज मैं यहाँ बताऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? देखो ध्यान से, अब ये जब घूम रहा होगा तो इसका कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होता है, कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। जो आप रोटेशन में पढ़ोगे, सर्कुलर मोशन जब पढ़ोगे तो क्या होता है आपका एक एंगुलर एक्सेलरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। तो ये जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये घूमेगा, और ये क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है तो इसको भी क्या कराएगा, ये घुमाएगा तो ये एक्सेलरेट कराएगा, तो इसका एक एंगुलर एक्सेलरेशन होगा जो होगा यहाँ पे अल्फा।
क्या बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे टेंजेंट एक चीज होता है, जब सर्कुलर पढ़ोगे तो ध्यान आएगा आपको कि टेंजेंशियल जो एक्सीलरेशन होता है, दो तरह का एक्सीलरेशन होता है, एक नॉर्मल और एक टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल जो एक्सीलरेशन होता है ये क्या होता है? रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सीलरेशन, तो r इंटू अल्फा, ये हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। क्या बात समझ आ रही है? तो ये जो सिलेंडर घूम रहा है, इसका जो टेंजेंट का जो एक्सीलरेशन होगा नीचे की तरफ, वो कितना होगा? r इंटू अल्फा। क्या बात समझ आ रही है? इसका एक्सीलरेशन होगा नीचे की तरफ, a विल बी r इंटू अल्फा। यहां तक क्लियर है सब कुछ? अब इस मास पे आपको लगाना है FBD। लगाओ, ये मास नीचे लग रहा है आपका mg, ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन। यहां पे भी ध्यान से देखो, यहां पे भी क्या लग रहा है? नीचे की तरफ यहां टेंशन ही लग रहा है। इस टेंशन के कारण ये जो मास m है, मास में एक एक्सीलरेशन आया है r अल्फा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? ये जो टेंशन है ऊपर वाला, ये टेंशन मतलब फोर्स लगाया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना? m इंटू एक्सीलरेशन व्हाट? r अल्फा। क्या यहां तक समझ आ रही है? अब यहां पे देखो क्या लग रहा है आपको, तो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना है, यहां का थोड़ी निकालना है। यहां का तो आपको पहले पता चल गया r अल्फा होता है, तो t इक्वल टू m r अल्फा। यही अकेला एकलौता फोर्स था यहाँ पे। यहां क्या हो रहा है? यहां ध्यान से देखो, नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे ही एक्सीलरेशन होगा, तो ये mg माइनस टेंशन इक्वल्स टू इसका मास इंटू इसका एक्सीलरेशन। इसका एक्सीलरेशन क्या होगा बताओ? जो एक्सीलरेशन इसका नीचे की तरफ है वही एक्सीलरेशन यहाँ पे भी होगा, तो ये जो एक्सीलरेशन से ये नीचे आ रहा है वही एक्सीलरेशन से नीचे ये भी आएगा, तो कितना होगा? r अल्फा। तो लगा दो ये भी r अल्फा। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब इस t की जगह पे क्या लिखोगे बोलो? m r अल्फा। तो यहाँ लिख दो mg माइनस m r अल्फा इक्वल टू m r अल्फा। इसको उधर लेके चल जाओ तो क्या बन जाएगा? mg इक्वल टू व्हाट? 2m r अल्फा। m से m कट गया और r अल्फा बराबर क्या हो गया बोलो? g अपॉन टू r अल्फा। और r अल्फा क्या था? यही तो एक्सीलरेशन था। तो ये जिस एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है वो यहाँ पे भी r अल्फा से ही नीचे आ रहा था। r अल्फा मतलब a, जो कि ये इसका एक्सीलरेशन था, वो किसके बराबर आ गया? g/2 के बराबर। तो आपका जब अगर ये स्लिप कर रहा होता तो ये पूरा का पूरा g से नीचे गिर जाता, लेकिन यहाँ पे स्लिप नहीं कर रहा है, इसलिए आपका g/2 से नीचे आ रहा है। ये आपका था जेई 2014 का सवाल। जेई 2014 का सवाल। आप देखो कितने कुशलता से, कितने ध्यान से आपको यहाँ पे फंसाया जा सकता है। यहाँ आप सोचोगे कि अच्छा ये गिर ही तो रहा है, गिर रहा है तो क्या होगा? जी एक्सीलरेशन से गिरा देते हैं। आपको ऑप्शन में जी भी दिया रहेगा, आपको इस तरह से ऑप्शन रहेगा g/2, g/3 एंड g/4। आप सोचते रहोगे अच्छा 1 2 3 4 लगा देते हैं कहीं पे, चलो यही सही है, मतलब ये गलत होगा और -1 मार्क्स आपको अवॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। ये गलत है, आपका आंसर क्या था? ये वाला, ये सही था। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से स्यूडो फोर्स काम करता है। ये स्यूडो फोर्स के ऊपर नहीं था, बट अच्छे एग्जाम्पल थे इसलिए मैंने कराया। अब अगले लेक्चर में आपको थोड़ा बहुत स्प्रिंग के बारे में बताना बच गया है, स्प्रिंग बताऊंगा, और कुछ कांस्टेंट मोशन जो होता है सॉलिड बॉडी से रिलेटेड कुछ कांस्टेंट होता है वो मैं बताऊंगा। और उसके बाद हम पूरे के पूरे लेक्चर में जो जेई में एग्जाम में आए हुए हैं, जेई मेंस में, एडवांस में, नीट में, इन सारे में जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसके बेहतरीन सवाल करेंगे, ताकि आपको एनएलएम के ऊपर कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो अगला लेक्चर हो सकता है थोड़ा लेंदी भी हो, 1 घंटे से ज्यादा का भी चले जाए, लेकिन उसमें हम ऑलमोस्ट अच्छे प्रॉब्लम ले लेंगे। उसके बाद आपको एनएलएम से रिलेटेड ये गारंटी है कि एनएलएम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन की सीमा नहीं है, क्वेश्चन इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन आपको जितने तरह के कॉन्सेप्ट लगा सकते हो वो सारे तरह के कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा इसमें। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।